बताओ, शाम को 6 बजे भी इतनी आवाज निकल जाती है तुम्हारी? सही। हाँ, तो कल कहाँ पर थे? अच्छा। मुख और मुख गुहिका की बातें हो गई थी। चलो, आज आगे बढ़ते हैं। आवाज बढ़ा दी जाएगी। बढ़ा दी। इससे पहले किसकी क्लास होती है? हिस्ट्री की। हाँ, उनकी आवाज तो तेज है ना? अच्छा, सही है। देखो, जाटों के देसी घी का असर तो दिखता है ना? चलो, तो कल हमने मुख गुहिका और मुख की बात कर ली थी, और दांत, जीभ और फिर लार में पाए जाने वाले पैरेलल एंजाइम और लाइसोजाइम की बात भी हो गई थी। और अंत में दांतों से पिसकर और लार से मिलकर हमारे पास बोलस बन चुका था। अब बोलस के बाद वाला जो हमारा भाग है उसे हम कहते हैं ग्रसनी, फेरिंग्स, है ना? तो अगला जो हमारा भाग है ये कहलाता है ग्रसनी। फेरिंग्स। और इसी के साथ साथ हम इसी में ही एपिग्लॉटिस भी देखेंगे। एपिग्लॉटिस। तो देखो, हमारा फेरिंग्स जो है वह भाग है जहां पर मुख और नसिका दोनों आकर मिलती। तो यहां से आपके नेसल कैविटी आके मिल रही है, यहां से आपकी ओरल कैविटी यानी कि मुख गुहिका आके मिल रही है। तो एक ऐसा भाग जो आपके नासाद्वार, श्वसन तंत्र और हमारे पाचन तंत्र यानी कि मुख दोनों के बीच में कॉमन है। इसके 3 भाग हैं। जो नाक के पास वाला भाग है नेसोफेरिंग्स, जो आपका गर्दन के पास वाला भाग है हाइपोफेरिंग्स, और बीच वाला भाग ओरोफेरिंग्स। अब हमारी ये जो ग्रसनी है, इसका जो नीचे वाला भाग है यानी हाइपोफेरिंग्स वाला भाग, यहां पर हमें 2 प्रकार के छिद्र पाए जाएंगे। यहां पर हमारे 2 छिद्र पाए जाते हैं। एक छिद्र का नाम है ग्लॉटिस, तो एक छिद्र हमारा कहलाएगा ग्लॉटिस, और दूसरा छिद्र कहलाता है गुलेटिन। तो एक तो हमारा ग्लॉटिस है और एक आपका गुलेट या ग्लूटिन कहलाता है। तो यहां पर ये जो हमारे 2 छिद्र हैं, इनसे 2 नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, 2 नलिकाएं यहां पर निकलेंगी। एक नलिका होगी श्वास नली की, जिसे हम कहेंगे ट्रैकिया, और एक नलिका होगी आपके खाने की यानी कि ग्रास नली या ग्रसिका, जिसे हम ईसोफेगस कहेंगे। और यहां पर आपका एक ढक्कन होगा जिसे कहा जाएगा एपिग्लॉटिस। तो यहां पर ये जो हमारा एपिग्लॉटिस वाला भाग है, जब आप खाना खाओगे तो एपिग्लॉटिस आपके
ये गुलेट वाले पार्ट को खोल देगा और खाना सीधे ईसोफेगस में गिर जाएगा। और जब तुम सांस लोगे तो यही एपिग्लोटिस ग्लोटिस वाले पार्ट को खोलेगा और वायु जो है सीधे ट्रैकिया में चली जाएगी। बस इतना सा काम है हमारी ग्रसनी का। फिर इसके बाद में आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस हमारे खाने को यानी कि बोलस को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ग्रसनी में लिखो, हेडिंग डालो ग्रसनी एवं एपिग्लोटिस। इसमें लिखिएगा मुख गुहिका, अरे हेडिंग नहीं लिखी थी क्या, तो लिखो चलो। लिख लिया, चलो अच्छी बात है। हाँ, इसमें लिखो मुख गुहिका एवं मुख गुहिका एवं नसिका के सिरे, नाक नसिका, हाँ नासिका, हाँ, मुख गुहिका एवं नासिका के सिरे आकर जिस भाग में मिलते हैं, नासिका के सिरे आकर जिस भाग में मिलते हैं ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है। यह भाग श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र में, यह भाग श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र में समान रूप से भाग लेता है। यह भाग श्वसन तंत्र एवं पाचन तंत्र में समान रूप से भाग लेता है। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। इसकी भित्ति ऐच्छिक पेशियों की बनी होती है। ऐच्छिक पेशियां मतलब जिसे तुम अपनी मर्जी से कर सकते। तो कई लोग करते ना, गरारे वरारे करते हुए आवाजें निकालते हैं, तो वो ऐच्छिक है तभी तो निकाल पा रहे हैं। कई लोग तो डकार भी निकाल लेते अपनी मर्जी से, तो ऐच्छिक है तभी तो कभी भी निकाल पा रहे हैं ना। खुद पर प्रयोग करें। हाँ, पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। ग्रसनी में यूस्टेकी नलिका में, ये वाली जो नलिका है यहां पर, ग्रसनी में यूस्टेकी नलिका में, ग्रसनी में यूस्टेकी नलिका में छिद्र उपस्थित होते हैं। ग्रसनी में यूस्टेकी नलिका में छिद्र उपस्थित होते हैं। इसके पश्च भाग में, इसके पश्च भाग में दो छिद्र, इसके पश्च भाग में दो छिद्र ग्लोटिस, ग्लोटिस को हिंदी में बोलेंगे घांटी छिद्र, और ग्लोटिस एवं गुलेट यानी कि निगल, गुलेट मतलब निगल, ग्लोटिस एवं गुलेट दो छिद्र ग्लोटिस एवं गुलेट होते हैं। क्यों, सही तो है। अच्छा, गुलेट एक एल थोड़ा ज्यादा है,
है ना। अब देखो शनिवार है, अंतिम क्लास है। किसमें? ग्लॉटिस, घंटी। अरे नाम है अगले का, अब उसमें हम क्या करें। इसीलिए तो ग्लॉटिस ज्यादा लोग बोलते हैं। हिंदी के नाम बड़े भयानक हैं। अब आती होगी यहां से ध्वनि घंटी जैसी, तो हम क्या करें। और वो निगलने के काम में आता है, इसलिए निगल द्वार है वो। हाँ, लिखिए, ग्लॉटिस एवं गुलेट होते हैं, होते हैं। ये गुलेट आगे जाकर, ये गुलेट आगे जाकर ग्रास नली में खुलता है। ये गुलेट आगे जाकर ग्रास नली में खुलता है। इन छिद्रों के ऊपर, इन छिद्रों के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है। इन छिद्रों के ऊपर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो बोलस के आने पर, एपिग्लॉटिस पाया जाता है जो बोलस के आने पर गुलेट भाग को खोल देता है। बोलस के आने पर गुलेट भाग को खोल देता है और बोलस गुलेट भाग को खोल देता है और बोलस ग्रास नली में चला जाता है, और बोलस ग्रास नली में चला जाता है। ठीक है, तो अब तुम्हारा बोलस पहुंच चुका है ग्रास नली तक। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी ग्रास नली की, जिसकी छोटी सी बात है। इसे आप ग्रसिका कह सकते हो, इसे हम ग्रास नली भी कह देते हैं, इसे हम ईसोफेगस, ईसोफेगस भी कह देते हैं। तो देखो, इसका छोटा सा काम है। यह मात्र 25 सेंटीमीटर की होती है, यह मात्र 25 सेंटीमीटर की होती है, और इसमें बोलस क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। क्रमाकुंचन तरंगे यानी कि ऐसे नहीं कि सीधे बोलस आया धड़ाम से गिर गया। बोलस ऐसे धीरे 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 जाता है। यानी ग्रसिका संकुचित होती है, फिर फैलती है, फिर संकुचित होती है, फिर फैलती है। ऐसे धड़ाम से गिर गया तो बेचारे आमाशय के लग जाएगी। तो इसीलिए यहां क्रमाकुंचन यानी कि क्रमिक संकुचन तरंगों द्वारा बोलस आमाशय तक जाता है। लिखना मत अभी, बोलस आमाशय तक जाता है। और देखो, अभी यहां पर कुछ मात्रा में लाइसोजाइम एंजाइम मिलता है। तो अगर तुमने कुछ गलत खाना खाया होगा, दूषित भोजन जिसमें जीवाणु ज्यादा हैं, तो वो थोड़े बहुत यहां पर लाइसोजाइम से मर जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लाइसोजाइम एंजाइम अल्प मात्रा में रहता है। तो बस ये इतना सा काम है इसका। तो हेडिंग डाल लो ईसोफेगस और उसमें लिखो
ईसोफेगस में लिखिएगा। यह एक और एपिग्लॉटिस, यह एक और एपिग्लॉटिस और दूसरी ओर यह एक और एपिग्लॉटिस और दूसरी ओर आमाशय से जुड़ी नलिका है। दूसरी ओर आमाशय से जुड़ी नलिका है। इसकी लंबाई लगभग, आमाशय से जुड़ी नलिका है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। यह क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा, यह क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा बोलस को, यह क्रमाकुंचन तरंगों द्वारा बोलस को आमाशय तक ले जाती है। बोलस को आमाशय तक ले जाती है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। इसमें अल्प मात्रा में, इसमें अल्प मात्रा में लाइसोजाइम पाया जाता है। इसमें अल्प मात्रा में लाइसोजाइम पाया जाता है, जो भोजन में उपस्थित, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का, जो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब ये बात हो गई हमारी ग्रसिका की। बोलस अब तुम्हारे आमाशय यानी कि पेट तक पहुंच चुका है। तो अब बात करते हैं आमाशय की। आमाशय, स्टोमक। ये रहा पेट यानी आमाशय। तो देखो ये आमाशय हमारे डायफ्राम के पास स्थित भाग है। तो यहां हमारा ये आमाशय स्थित होता है। इस आमाशय की अगर हम बात करें तो इसके दो प्रमुख भाग हैं। ठीक है, तो अगर हम आमाशय के अंदर बात करें तो इसके दो प्रमुख भाग हैं। एक भाग को हम बोलते हैं जठरीय भाग, और इसका दूसरा भाग कहलाता है जठर निर्गमी भाग। यहां जठरीय भाग जो लगभग 80% भाग है और ये जठर निर्गमी भाग लगभग 20% भाग है। ये जठरीय भाग में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका को हम बोलते हैं जाइमोजन कोशिकाएं, और दूसरे भाग को हम बोलते हैं अम्लजन कोशिकाएं।
ठीक है। तो यहां पर हमारी जो जाइमोजन है और जो अम्लजन कोशिकाएं हैं, जैसा कि नाम है अम्लजन कोशिकाएं, तो अम्लजन से तो अम्ल निकलेगा, ठीक है। जाइमोजन से एक पदार्थ निकलता है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, ठीक है। तो ये दो प्रमुख भाग होंगे। तो अम्लजन से एक बहुत ही प्रबल अम्ल निकलता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यह इतना प्रबल अम्ल है कि इसकी pH लगभग 1 से 2 के मध्य होती है। आपको पता है कि जिसकी pH 7 से जितनी कम होगी उतना प्रबल अम्ल है, तो बहुत ज्यादा हाई एसिडिक एसिड में आता है। जैसे कि एसिडिटी के अंदर बात करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की एसिडिटी सबसे ज्यादा मानी जाती है। और यहां पर जो हमारा एक पदार्थ निकलता है जाइजोजम की कोशिकाओं से जिसका नाम है पेप्सिनोजन। और रही बात जठर निर्गमी भाग से, स्त्राव होता है श्लेष्मा का, क्योंकि यहां पर श्लेष्मिक उपकलाएं पाई जाती हैं। श्लेष्मा यानी कि म्यूकस निकलता है। तो देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रमुख कार्य है कि माना कि कुछ जीवाणु, तुमने भोजन जो खाया उसमें से कुछ जीवाणु लाइसोजाइम ने मार दिए, पर फिर भी भोजन में अगर जीवाणु हैं तो उनको सबसे ज्यादा नष्ट करने का कार्य हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा, क्योंकि अम्ल कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मारता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कई कई बार तुम नहीं खाते खाना, उपवास होता है, या फिर नाराज हो जाते हो, या फिर घर में मम्मी ने गंदी सब्जी बना ली जो तुम्हें पसंद नहीं, तो नहीं खाया तुमने खाना 12 घंटे 16 घंटे। अब अम्ल तो बन रहा है पेट में, है ना। या फिर हो सकता है कि कभी कभार तुमने बहुत ऑयली खाना खा लिया, और ऑयल यानी कि फैट, और फैट का तो पाचन होता ही नहीं है आमाशय में। अभी तक फैट का पाचन तो ना मुंह में हुआ ना हमारे आमाशय में होगा, तो फैट से कोई मतलब है नहीं आमाशय को। तो प्रोटीन तुमने खाई नहीं, क्योंकि प्रोटीन का आंशिक पाचन चालू होता है आमाशय से। तो अब ये अम्ल ज्यादा हो गया तो फिर होगी एसिडिटी, अम्लता, जलन होगी पेट में, ठीक है। खट्टी डकारें भी आ सकती हैं। अब इसके लिए क्या करोगे? इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। यानी कि तुम्हारे अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए तुम्हें एक क्षार मिलाना पड़ेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनो में मिलने वाला एक क्षार है। नहीं तो खाओ बेकिंग सोडा, घर में पड़ा होगा, खा लो ऐसे, या फिर किसी चीज में डाल के खा लो, तो बेकिंग सोडा भी एक क्षार है। पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसे तुम नॉर्मली भाषा में इनो के रूप में खाते हो, वो फटाफट आपको आराम देगा और एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम है हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक और महत्वपूर्ण काम करता है, ये जो पेप्सिनोजन है इसको ये सक्रिय कर देगा, और पेप्सिनोजन को सक्रिय करके पेप्सिन एंजाइम बनाएगा, और यही पेप्सिन एंजाइम आगे चल के प्रोटीन का आंशिक पाचन करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पेप्सिनोजन आगे जाके पेप्सिन एंजाइम बनाता है, और आपके शरीर में जो भी आप भोजन के रूप में प्रोटीन खाते हो, यह प्रोटीन आगे जाकर प्रोटीओज में बदल जाती है, या फिर कुछ पेप्टॉन्स बन जाते हैं। तो प्रोटीओज और पेप्टॉन का निर्माण यहां पर हो जाता है, और यह हो पाता है कब? पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। और ये पेप्सिन एंजाइम बनता है हमारे पेप्सिनोजन के सक्रियकरण के बाद, जो HCl सक्रिय करता है, तब कहीं जाकर चालू होगा। तो
तो लगभग प्रोटीन और जो हमारा भोजन है 3 से 4 घंटे आमाशय में रहेगा और प्रोटीन का आंशिक पाचन यहां से चालू हो जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन चालू हुआ था मुख से, यहां पर कुछ मात्रा में हमें लाइपेज भी देखने को मिलता है। लाइपेज जो है वो वसा के बड़े बड़े अणुओं को नहीं तोड़ पाता, पर दूध में जो थोड़ी बहुत चिकनाई होती है उसके अणु छोटे छोटे होते हैं, इसलिए दुग्ध वसा का पाचन आमाशय में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे आमाशय में जो केवल दूध में पाई जाने वाली फैट है, दुग्ध वसा जो है, इसका पाचन होता है और हमें वही वसीय अम्ल मिल जाएगा और कुछ ग्लिसरॉल मिल जाएगा। क्योंकि आपने पढ़ा था वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के मध्य एस्टर बंध के द्वारा वसा का निर्माण होता है, और ये होगा लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में। ठीक है, केवल दुग्ध वसा का और किसी का नहीं। ठीक है, तो यहां पर हमारा प्रोटीन का आंशिक पाचन हो गया। अब वसा के जो बड़े बड़े अणु हैं वो पड़े हुए हैं, और इसलिए नहीं टूट रहे बेचारे, क्योंकि काफी बड़े अणु हैं। वसा में वैसे भी आपने पढ़ा है ऑक्सीजन के अणु कम होते हैं, तो इसलिए पाचन में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, आसानी से वसा नहीं पचती। अब जो भोजन आपका बनकर आएगा वो लई देखिए तुमने कभी? लई लई, अरे लई वो नहीं होती, ये पोस्टर वोस्टर चिपकाते, इसके पीछे जो फेविकॉल सा होता है वो ऐसे टूटता है तार की तरह। अब कहां से दिखाएं, लेकर आएंगे? अरे लई मतलब जैसे कि पानी के अंदर थोड़ा, मतलब आटा लो और उसमें खूब सारा पानी डाल दो, लई। और लई को जब तुम गर्म करते हो तो वो आटे का हलवा टाइप बन जाता है। तो बिल्कुल लई की तरह अब हमारा भोजन हो चुका है और उसको कहा जाता है काइम। ठीक है, तो यहां से हमारा जो भोजन है, अब जो हमारा भोजन बनकर आएगा उसे कहा जाएगा काइम। और ये होता है लई के समान। जैसे कि बोलस छोटे छोटे अर्धठोस गोलों के रूप में था, ये लई के समान होता है। ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो अम्ल है वह आमाशय की दीवार को क्यों नहीं गलाता है या क्यों नहीं जलाता है? कारण है श्लेष्मा, क्योंकि जठर निर्गमी भाग से श्लेष्मा निकलता है जो कि क्षारीय प्रकृति का है, और जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आता है और श्लेष्मा दोनों एक दूसरे से उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमारा आमाशय जलने से बच जाएगा। ठीक है, पर फिर भी कुछ लोग हैं महान, भगवान ने सब बनाकर दिया कि कोई नुकसान ना हो, पर हैं हमारे कुछ चेन स्मोकर, पीते हैं निकोटिन, या फिर कुछ और हैं जो अपनी महानता दर्शाते हैं, नीट पिएंगे। नीट मतलब अल्कोहल पिएंगे, वो भी बिना सोडा या पानी मिलाए। है क्या अल्कोहल? एथिल अल्कोहल यानी कि अम्ल है। अब तुम सीधे डालोगे तो अम्ल बहुत बढ़ जाएगा, धीरे धीरे आमाशय की दीवारें जल सकती हैं और फिर हो जाता है आमाशय की दीवारों पर छोटे 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 फफोले हो जाते हैं और उसे कहा जाता है सिरोसिस, और भयानक जलन होती है। इवन खाना और पचाना दुश्वार हो जाता है। फिर रहो हॉस्पिटल में और लिक्विड डाइट लो, मुंह से नहीं नलियों से। इसीलिए धूम्रपान और मादक पदार्थों से दूर रहो। ठीक है, हाँ चलो लिखो अब। हाँ लिखिएगा इसमें, आमाशय उदर गुहा में
बाईं ओर आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। आमाशय उदर गुहा में बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। अरे डायफ्राम तो पता होगा, श्वसन तंत्र का भाग है, पढ़ेंगे। बाईं ओर डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। यह एक थैलेनुमा भाग है। यह एक थैलेनुमा भाग है जिसका निर्माण यह एक थैलेनुमा भाग है जिसका निर्माण 4 स्तरों में होता है। जिसका निर्माण 4 स्तरों में होता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न है। इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न है। पहला लिखिएगा जठरीय भाग, गैस्ट्रिक, जठरीय भाग। इसमें लिखिए यह लगभग 80% भाग है। यह लगभग 80% भाग है जिससे अम्लीय जठर रस का यह लगभग 80% भाग है जिससे अम्लीय जठर रस का स्त्राव होता है। अम्लीय जठर रस का स्त्राव होता है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब इसमें डैश लगाकर नीचे एक पॉइंट लिखो। अम्लजन कोशिकाओं से, इसके नीचे एक डैश लगाओ, फिर एक छोटा सा पॉइंट लिखो। अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अम्लजन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ब्रैकेट में HCl का स्त्राव होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्त्राव होता है। यह एक प्रबल अम्ल है। यह एक प्रबल अम्ल है जिसकी pH, यह एक प्रबल अम्ल है जिसकी pH 1 से 2 होती है। यह एक प्रबल अम्ल है जिसकी pH 1 से 2 होती है। यह बोलस को अम्लीय बनाता है। यह बोलस को अम्लीय बनाता है जिसके कारण, यह बोलस को अम्लीय बनाता है जिसके कारण
क्षारीय एंजाइमों की अभिक्रिया यह बोलस को अम्लीय बनाता है, जिससे क्षारीय एंजाइमों की अभिक्रिया रुक जाती है। क्षारीय एंजाइमों की अभिक्रिया रुक जाती है। इसके द्वारा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। इसके द्वारा भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है। यह पेप्सिनोजन को सक्रिय कर पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। यह पेप्सिनोजन को सक्रिय कर पेप्सिन एंजाइम में बदलता है। पेप्सिन एंजाइम द्वारा प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है। अब ये ऊपर वाला समीकरण लिख लो। अब ये जो ऊपर वाला समीकरण है ये लिख लो। लिख लिया? हाँ, इसके बाद लिखिएगा जो बनाया था ना पॉइंट आपने अम्लजन वाला, वैसे ही सेकंड पॉइंट जाइमोजन कोशिकाओं से क्या हुआ? नहीं लिखा? केवल ऊपर वाला समीकरण लिखना था, नहीं लिखा? क्या सब थोड़ी लिखने बैठ गए? हाँ, इसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखिएगा जाइमोजन कोशिकाओं से पेप्सिनोजन का स्त्राव होता है। जाइमोजन कोशिकाओं से पेप्सिनोजन का स्त्राव होता है। इसके बाद सेकंड भाग लिखो, जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग। जठर निर्गमी भाग।
इसमें लिखिएगा यह आमाशय का लगभग 20% भाग है। यह आमाशय का लगभग 20% भाग है। इसकी श्लेष्मिक उपकलाओं से श्लेष्मा का स्त्राव होता है। इसकी श्लेष्मिक उपकलाओं से श्लेष्मा का स्त्राव होता है, जिसकी क्षारीय प्रकृति के कारण यह आमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा स्वपाचन को रोकता है। यह आमाशय के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा स्वपाचन को रोकता है। ठीक है, यानी आमाशय खुद नहीं नष्ट हो जाए कहीं, इसलिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये दोनों पॉइंट खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा आमाशय में लाइपेज एंजाइम द्वारा दुग्ध वसा का पाचन होता है। दुग्ध वसा का पाचन होता है। अब ये दूसरा समीकरण लिख लो। दुग्ध वसा से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। बच्चे दूध को जल्दी पचा पाते हैं क्योंकि बच्चों के लिवर से रेनिन एंजाइम भी निकलता है और रेनिन से दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन पैराकैसीन बन जाती है। ठीक है, पहले ये लिख लो फिर लिखाएंगे। लिख लिया दूसरा समीकरण। अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है। आमाशय में भोजन लगभग 3 से 4 घंटे रहता है एवं प्रोटीन का आंशिक पाचन आमाशय में होता है। प्रोटीन का आंशिक पाचन आमाशय में होता है। अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। कई एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रोटीन का आंशिक पाचन कहाँ होता है, तो आमाशय में। कई लोग पूछते हैं अल्कोहल का अवशोषण कहाँ होता है, आमाशय में, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद लिखिएगा आमाशय में पचित भोजन पतली लई के समान
आमाशय में पचित भोजन पतली लई के समान होता है। आमाशय में पचित भोजन पतली लई के समान होता है, जिसे काइम कहा जाता है। जिसे काइम कहा जाता है। ठीक है। अब देखो, हमें काइम को आगे लेकर जाना है, पर अभी तक तो ठीक है, हल्का हल्का आंशिक पाचन हुआ है, मुंह में डाइसैकेराइड बन गए थे और आमाशय में बन गए हैं प्रोटीएज, पॉलीपेप्टाइड वगैरह। वसा के बड़े बड़े अणु पड़े हुए हैं, क्योंकि वसा के अणुओं का आकार बड़ा है, तो पहले वसा के बड़े अणुओं को छोटा करना पड़ेगा, फिर पचाएंगे। तो इसके लिए इसके बाद अगला भाग था हमारा छोटी आंत, और छोटी आंत के खुद के 3 भाग हैं, है ना, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। और ड्यूडोनम के अंदर सबसे ज्यादा पाचन होता है। कहने को ड्यूडोनम सबसे छोटा भाग है। अगर हम जीवित अवस्था में छोटी आंत की लंबाई 3 मीटर ले, जो कि होती है, तो 3 मीटर का सिर्फ 25 सेंटीमीटर ड्यूडोनम है, ग्रहणी। लगभग 1 सेंटीमीटर जेजुनम है, और सबसे बड़ा है इलियम, जो बिल्कुल नकारा है, किसी काम का नहीं, है ना। क्या मृत अवस्था में दी होगी, हम जिंदा की बात कर रहे हैं, है ना। तो देखो, ग्रहणी के अंदर कई चीजें होंगी, सबसे ज्यादा पाचन होगा, और उसका कारण है कि ग्रहणी में आपके एक तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस आएगा, दूसरा यकृत से पित्त रस आएगा, तीसरा ग्रहणी में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, इसलिए सर्वाधिक पाचन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पित्त रस को समझ लेंगे, फिर अग्नाशयी रस और आंत्रीय रस पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें पित्ताशय और पित्त रस की बात करनी होगी, फिर हम ग्रहणी में क्या हो रहा है उसको एक साथ देख लेंगे। ठीक है। तो ये कोई भाग नहीं है, भाग तो हमारा वही छोटी आंत ही रहेगा। ठीक है, पर हम पहले एक बार देख लेते हैं पित्ताशय को और पित्तरस को, फिर एक साथ आगे समझ लेंगे छोटी आंत को। पित्ताशय एवं पित्तरस, गॉल ब्लैडर, एंड बाइल जूस। देखो, कहा जाता है आयुर्वेदा में वात, पित्त और कफ तीनों ठीक रहे तुम रोगी नहीं होगे। वात यानी कि अपनी वायु पर ध्यान दो, यानी श्वसन पर, पित्त यानी पित्तरस, और कफ नहीं बनना चाहिए, फिर सब ठीक है। तो हमारे पित्ताशय की अगर हम बात करें, गॉल ब्लैडर की, तो देखो ये है आपका लिवर। लिवर के 2 भाग हैं, ये एक बड़ा वाला भाग, ये एक छोटा वाला भाग। ठीक है, इस बड़े वाले भाग से, यानी कि जो हमारा दायां वाला भाग है लिवर का, इससे नीचे की तरफ एक थैली जुड़ी रहेगी हरे रंग की, और ये जो थैली है वो ऐसे है, तो यहां से इसके पीछे तक है ये थैली, और इसे बोलते हैं गॉल ब्लैडर या पित्ताशय। पित्ताशय पित्तरस नहीं बनाता है, पित्ताशय सिर्फ पित्तरस को रखता है। हमारा पित्तरस बनाने का काम है लिवर का, यकृत का।
यकृत पित्तरस बनाएगा, और ये जो पित्तरस है वो फिर अगर एक्स्ट्रा बन गया तो पित्ताशय में रख लेंगे, और अगर एक्स्ट्रा नहीं बना तो काम में ले लेंगे। सिंपल सी बात है ना। तो हमारा ये जो पित्तरस है पहले यकृत में बनेगा, जब बन जाएगा तो पित्ताशय में इकट्ठा हो जाएगा, फिर जब जरूरत पड़ेगी तो वापस यकृत में आएगा, और यकृत वापस छोटी आंत के ग्रहणी यानी ड्यूडेनम वाले भाग में छोड़ देगा। यानी कि यकृत ही पित्तरस का निर्माण भी करता है और पित्तरस का स्त्राव भी करता है। पित्ताशय केवल और केवल उसे एकत्रित रखता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं है। बच्चे एग्जाम में अक्सर गलती कर देते हैं कि पित्तरस का स्त्राव पित्ताशय करता है, ऐसा नहीं। यकृत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हमारा ये जो पित्तरस है इसके अंदर कुछ लैसोथीन के अणु होते हैं, और जैसे कि हमारा होता है ना साबुन या अपमार्जक, वैसे दो भाग होते हैं। साबुन का एक भाग होता है ध्रुवीय और दूसरा होता है अध्रुवीय। तो यहां पर हमारा ये जो पित्तरस है इसके भी दो भाग होंगे, एक भाग कहलाएगा अध्रुवीय और दूसरा भाग कहलाता है पित्तरस का ध्रुवीय। और पित्तरस जो हमारा ये बना होता है ये आपके कुछ पित्त वर्णक प्लस लैसोथीन के अणु और कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थों का बना होता है। हमारे ये पित्त वर्णकों के अंदर अगर हम बात करें तो पित्त वर्णक मुख्य रूप से हम दो याद रखते हैं। एक का नाम है बिलिरुबिन, पहले पढ़ा था ये, और दूसरे का नाम है बिलिवर्डिन। बिलिरुबिन होता है हमारे पीले रंग का, बिलिवर्डिन होता है हरे रंग का। और बिलिरुबिन की वजह से ही उत्सर्जी पदार्थ पीले रंग के होते हैं। अगर उत्सर्जी पदार्थों में पीलापन है मतलब तुम स्वस्थ हो, किडनी सही काम कर रही है। अगर हरा या नारंगी रंग आए उत्सर्जी पदार्थों में मतलब गड़बड़ है ना। तो ये चीज थोड़ी ध्यान रखनी होगी। अब देखो क्या होता है कि अध्रुवीय ध्रुवीय भाग जो है हमारे पित्तरस का वो जल के अणुओं की तरफ आकर्षित होता है, और जो अध्रुवीय भाग है वो आपका हाइड्रोकार्बन का बना होता है, और हाइड्रोकार्बन वसा के अणुओं की तरफ आकर्षित होगा। तो हमारे जैसे कि मान लेते हैं ये कोई वसा का अणु है, ठीक है। इस वसा के अणुओं के चारों तरफ अध्रुवीय भाग आकर इकट्ठा हो जाता है, ऐसे इसको पूरा कवर कर लेता है। इसको ऐसे कवर कर लेता है। बाहर की तरफ रहता है आपका ध्रुवीय भाग जो जल स्नेही है, और अंदर की तरफ है अध्रुवीय भाग। इस संरचना को बोलते हैं मिसेल की संरचना, मिसेल स्ट्रक्चर। और इस मिसेल स्ट्रक्चर का प्रयोग साबुन और अपमार्जक में भी होता है। जब भी तुम चिकनाई वाली चीजें कपड़ों पर लगा देते हो, चिकनाई यानी फैट यानी वसा, तो साबुन में भी ध्रुवीय अध्रुवीय भाग होते हैं। अध्रुवीय भाग तुम्हारी चिकनाई वाले धब्बे पर जाकर जम जाते हैं और चिकनाई के बड़े अणु को छोटा छोटा करके तोड़ देते हैं, फिर छोटे छोटे अणु को आसानी से साफ कर दिया जाता है। सेम वैसे ही अगर तुमने खाने में फैट खाया है तो फैट के अणुओं के चारों तरफ अध्रुवीय भाग पित्तरस का इकट्ठा हो जाएगा, और फिर उसे कवर कर कर उसका जो पृष्ठ तनाव है वसा के अणु का वो कम कर देगा, और फिर धीरे धीरे हमारा जो वसा का बड़ा अणु है वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाएगा, जिसे बोलते हैं वसा का पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब छोटे छोटे अणुओं को हम पचा लेंगे, अब कोई हेडक नहीं है। तो यानी कि पित्तरस द्वारा वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, जिसे वसा का पाइसीकरण कहते हैं।
और फिर जो वसा प्राप्त होती है उसे पाइसीकृत वसा कहते हैं। और यह पाइसीकृत वसा यानी इमल्सिफाइड फैट हम आसानी से पचा पाएंगे। और पित्तरस एक काम और करता है, पित्तरस होता है क्षारीय प्रकृति का, और तुम्हारा आमाशय से जो काइम आया है वो अम्लीय प्रकृति का। एंजाइम तब काम कर पाएंगे जब अम्लीय को वापस क्षारीय में बदलना पड़ेगा। तो पित्तरस तुम्हारे काइम के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलते हैं, और फिर हमारे कई सारे अग्नाशयी रस और आंत्रीय रस के एंजाइम इस पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये काम होता है हमारे पित्तरस का। क्लियर? तो लिख लेते हैं इसको फटाफट। पित्ताशय एवं पित्तरस। इसमें लिखिए यकृत के दाएं बड़े भाग, यकृत के दाएं बड़े भाग से एक, यकृत के दाएं बड़े भाग से हरे रंग की थैली जुड़ी रहती है। यकृत के दाएं बड़े भाग से हरे रंग की थैली जुड़ी रहती है। इसे पित्ताशय कहा जाता है। इसे पित्ताशय कहा जाता है। इसमें पित्त रस को एकत्रित किया जाता है। इसमें पित्त रस को एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पित्त रस का निर्माण, पित्त रस का निर्माण एवं स्त्राव, पित्त रस का निर्माण एवं स्त्राव यकृत द्वारा होता है। स्त्राव यकृत द्वारा होता है। पित्त रस में, पित्त रस में पित्त लवण, पित्त लवण, पित्त वर्णक, पित्त वर्णक, लैसोथीन के अणु, लैसोथीन के अणु एवं कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ, एवं कुछ अन्य कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इसका एक भाग ध्रुवीय, इसका एक भाग ध्रुवीय एवं दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। इसका एक भाग ध्रुवीय एवं दूसरा भाग अध्रुवीय होता है। पैराग्राफ चेंज कर लिखिएगा। अध्रुवीय भाग, अध्रुवीय भाग वसा की सतह में, अध्रुवीय भाग वसा की सतह में घुल जाता है, वसा की सतह में घुल जाता है
एवं ध्रुवीय भाग जल में घुलनशील होता है। एवं ध्रुवीय भाग जल में घुलनशील होता है। इसके कारण वसा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसके कारण वसा का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और वसा की बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। छोटे छोटे भागों में बड़ी बड़ी गोलिकाएं छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। इसे वसा का पायसीकरण इंग्लिश में भी लिख लो, एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वसा का पायसीकरण एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। एवं ऐसी वसा को पायसीकृत वसा इमल्सिफाइड फैट कहते हैं। शब्द अटक जाते हैं। ठीक है, नीचे नोट लिखो। नोट इसमें लिखिएगा, वसा के पायसीकरण में, नोट में लिखिए, वसा के पायसीकरण में साबुनीकरण प्रक्रिया के समान, वसा के पायसीकरण में साबुनीकरण प्रक्रिया के समान मिसेल की संरचना बनती है। पायसीकरण प्रक्रिया के समान मिसेल की संरचना बनती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसी में ही, पित्त रस में दो प्रमुख पित्तवर्णक, पित्त रस में दो प्रमुख पित्तवर्णक बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन, पित्तवर्णक बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन पाए जाते हैं।
पाए जाते हैं। इनमें बिलिरुबिन पीले रंग का, इनमें बिलिरुबिन पीले रंग का एवं बिलिवर्डिन हरे रंग का वर्णक है। बिलिवर्डिन हरे रंग का वर्णक है। ये वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से, ये वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। ये वर्णक हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनते हैं। एक अंतिम पॉइंट और लिखो पित्तरस में ही। पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को, पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है। पित्तरस भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदलता है, जिसके कारण क्षारीय एंजाइम क्रिया कर पाते हैं, जिसके कारण क्षारीय एंजाइम क्रिया कर पाते हैं। ठीक है, यह एक लाइन और लिखो। पित्तरस भोजन को सड़ने से भी बचाता है। पित्तरस भोजन को सड़ने से भी बचाता है। ठीक है, तो ये हमने पित्ताशय और पित्तरस के बारे में जान लिया। वसा पायसीकृत हो गई। अब हम छोटी आंत में करेंगे पाचन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये रही आपकी छोटी आंत। छोटी आंत कहने को छोटी है, पर ये लंबी है, क्योंकि इसकी मोटाई कम है, ना कि लंबाई। हमारी छोटी आंत की अगर लंबाई बात करें जीवित अवस्था में, तो यह 3 मीटर की है। बाकी एनसीईआरटी और किताबों में मृत अवस्था में दे रखी है, जो कि 5 से 6 मीटर की होगी।
क्योंकि छोटी आंत में कुंडलियां बहुत ज्यादा हैं। देख लो कितनी सारी कुंडलित अवस्था में है ये। तो जब इसको फैलाओगे तो बड़ी हो जाएगी। पर जीवित अवस्था में ये क्या है, जीवित या कुंडलित अवस्था में 3 मीटर की है। अब होते ना कई झोला छाप एग्जामिनर, वो क्या करते सीधे पूछते, जैसे होते ना पटवारी के एग्जाम या और छोटे छोटे एग्जाम, कि छोटी आंत की लंबाई बताओ। अरे भाई जिंदा है मरा है कुछ तो बताओ हमको, वो सीधे ही पूछ लेते हैं। अब मैक्सिमम कॉपी पेस्ट में 5-6 मीटर लिखा होता है, तो मान लेना अगले की अगर कोई ऐसा एग्जाम दो तो, है ना, क्या करें, मजबूरी है। हमारे इस छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग हैं। एक भाग कहलाता है ड्यूडेनम, जिसे कहा जाता है ग्रहणी। हिंदी का नाम भूल जाओगे चलेगा, इंग्लिश वाला मत भूलना, ठीक है। तो ये भाग है हमारा ड्यूडेनम, हिंदी में से बोलते हैं ग्रहणी, ठीक है। और ये ग्रहणी वाला जो भाग है इसका सबसे छोटा भाग है, लंबाई मात्र 25 सेंटीमीटर है। तो ये जो आपको पीले रंग का भाग दिख रहा है ना, लगभग यू आकार का, ये है ग्रहणी। इस भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। वैसे ओवरऑल पूछा जाए तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होगा, जाने दो वीकेंड है, सबके प्लान हो सकते हैं। हमारे प्लान का दौर गया है ना, अब प्लान बनाएंगे तो जूते पड़ेंगे घर पे, तो इससे अच्छा है प्लान ना ही बनाए है? अब तो प्लान की कल्पना तक नहीं कर सकते, रहने दो अब, है? रहने दो, छोड़ो। हाँ, तो हमारा एक ग्रहणी जो है इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। वैसे तो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन होता है, पर छोटी आंत के भी इस भाग में सर्वाधिक पाचन होगा। दूसरा भाग है हमारा जेजुनम। जेजुनम, इसे हिंदी में बोलेंगे शुद्रांत्र या अग्र शुद्रांत्र भी बोल देते हैं। इसके नाम में थोड़ी कंफ्यूजन है। अग्र शुद्रांत्र, ये लगभग 1 मीटर का भाग होता है। यहां पर भोजन का तो ऑलमोस्ट पाचन हो चुका है, कुछ नहीं बचा, यहां से अवशोषण चालू हो जाता है। हंस क्यों रहे हो? तो हंसने वाली तो कोई बात भी नहीं की हमने अभी। तो ध्यान रखिएगा, जेजुनम जो है वहां पर भोजन का अवशोषण होता है। केवल जल और खनिज इनको छोड़ दो, बाकी सब अवशोषित करके जो भी पचाया है वो रक्त में मिलाने का काम जेजुनम में हो जाता है। फिर लास्ट भाग है इलियम। ये है हमारा निठल्ला नालायक भाग, सबसे लंबा भाग है और किसी काम का नहीं है। मैक्सिमम इसके काम अब नाकाम रह गए हैं। तो ये सिर्फ जो भी बचा कुचा होता है उसे आगे ले जाता है, बस और कुछ नहीं करता। यहां पर हमारा ये जो ड्यूडेनम यानी ग्रहणी वाला भाग है, यहीं पर 2 छोटी छोटी नलिकाएं जुड़ी रहती है। एक आती है यकृत से, जो कि लेकर आएगी पित्त रस को, तो यकृत से आएगी जो पित्त रस लेकर आएगी, और दूसरा आएगी अग्नाशय से, जो कि अग्नाशयी रस को लेकर आएगी। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस और हमारा पित्तरस। तो पित्तरस का काम तुम पढ़ चुके हो कि पित्तरस को जो करना था वसा का पायसीकरण वो कर दिया।
ठीक है। अब जब वसा का पाइसीकरण हो जाता है तो हमने अभी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ ली ना। तो वहां बताया था कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है और उसके बहिस्त्रावी भाग का नाम है बेलिनाई के समूह। बेलिनाई के समूह से निकलता है अग्नाशयी रस, जो कि छोटी आंत के गृहिणी भाग में आकर गिरता है, ठीक है। और अंतःस्रावी भाग जो है लैंगरहैंस की दीपिकाएं, जिनसे हार्मोन निकलते हैं 3, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो यहां पर ये जो अग्नाशयी रस है हमारा, ये करेगा भोजन का अब पाचन। तो अग्नाशयी रस में काफी सारे हमारे एंजाइम हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारा जो प्रोटीन का आंशिक पाचन पहले हो चुका है, तो अब आपका प्रोटीओज होगा या पॉलीपेप्टाइड होगा, पेंटोन भी लिख सकते हो आप। तो जो भी आंशिक पाचन होकर आया है प्रोटीन का, अब इसका वापस पाचन होगा। और ये जो पाचन होगा वो अग्नाशयी रस में उपस्थित ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में होगा। यहीं पर आपको, यहां पर हमारा ट्रिप्सिन एंजाइम होगा जिसकी उपस्थिति में ये होगा, और ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड डाईपेप्टाइड में बदल जाएगा। यानी कि खूब सारे अणु थे पेप्टाइड के, अब वो 2 ही बचे हैं, डाईपेप्टाइड में बदलेगा। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के जो इजी कार्बोहाइड्रेट था वो तो मुख में डाइसैकेराइड में बदल गया, पर होंगे ना कुछ ऐसे जिद्दी कार्बोहाइड्रेट, वो नहीं बदले होंगे। तो जो बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट है वो यहां डाइसैकेराइड में बदलेगा। तो अग्नाशयी रस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि पॉलीसैकेराइड है, यह डाइसैकेराइड में बदल जाता है। डाइसैकेराइड वही माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, और यहां पर जो एंजाइम होता है उसे हम कहते हैं एमाइलेज। जैसे कि टाइलिन तो था अल्फा एमाइलेज, और अल्फा के अलावा जितने भी एमाइलेज हैं वो यहां आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में हमारी बच गई वसा, और वसा कैसी है अब, पाइसीकृत है। तो दुग्ध वसा तो पहले ही पच गई थी, अब बाकी सारी वसा को हम पचा देंगे। तो यहां पर हमारा वापस से लाइपेज एंजाइम हमें मिलता है, और यह लाइपेज एंजाइम पाइसीकृत वसा को डाइग्लिसरॉल में बदल देता है। तो डाइग्लिसरॉल यहां पर हमें मिल जाता है, और कुछ वसीय अम्ल के अणु यहां मिल जाते हैं। तो ये सब आपका होगा अग्नाशयी रस में। साथ ही साथ हमारे कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह। तो ये दोनों हमारे न्यूक्लियोडेज एंजाइम की उपस्थिति में बताओ डीएनए आरएनए किसके बहुलक हैं? न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। पर अगर हम न्यूक्लिक अम्ल में से फॉस्फेट समूह हटा दें तो उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। तो यहां पर हमारा न्यूक्लियोसाइड तो ये सारी अभिक्रिया होंगी हमारी अग्नाशयी रस के कारण। तो ये सब अग्नाशयी रस करता है पाचन गृहिणी भाग में। तो यहां पर इसका पाचन हो गया। अब तुम लिखोगे तो है, नहीं तो आगे ही बताओ, है ना, है ना। हाँ, तो आगे इस छोटी आंत का काम खत्म कर लेते हैं, क्योंकि तुम लिखोगे तो है नहीं, है ना। तो देखो अग्नाशयी रस ने ये काम कर दिया। अब इसके बाद आपको कुछ आंत्रीय रस भी मिलता है। आंत्रीय रस के अंदर भी कुछ एंजाइम हैं जो पाचन करेंगे। तो हमारा आंत्रीय रस क्या करता है? आपके प्रोटीन से बना था डाइपेप्टाइड,
ये डाइपेप्टाइड आगे जाके अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और इस अमीनो अम्ल के लिए जो एंजाइम आता है वो है डाइपेप्टिडेज। तो डाइपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइपेप्टाइड अमीनो अम्ल में बदल जाएगा, यानी कि प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया। इसी तरीके से तुम्हारा जो डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड कौन कौन से थे हमारे? 3 थे। जैसे कि डाइसैकेराइड है हमारा माल्टोज, डाइसैकेराइड है माल्टोज, तो ये बदल जाएगा आपके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। और ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होगा? माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। इसी प्रकार से लैक्टोज जो है, लैक्टोज किस किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। इसका जो एंजाइम है उसका नाम है लैक्टेज। इसी प्रकार से आपका जो सुक्रोज है, ये किस में टूटेगा? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और इसके एंजाइम का नाम है सुक्रेज। सुक्रेज। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा। अब बची वसा। रुक जाओ, सुन लो। हमारा जो डाइग्लिसरॉल है वो आगे जाकर ग्लिसरॉल प्लस वसीय अम्ल बनाएगा, और यह हमारे आंत्रीय रस में हमें मिलता है वही लाइपेज एंजाइम। तो अब वसा का पाचन भी पूरा हो गया। अब लास्ट बचा हमारा न्यूक्लियोसाइड। हमारा जो न्यूक्लियोसाइड है यह बनाता है न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड के ही बहुलक होते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसमें वही एंजाइम आएगा आपका न्यूक्लियोडेज। तो इस तरीके से आपका जो भी भोजन है उसका पूरा पाचन हो चुका है, और ये है हमारा आंत्रीय रस द्वारा पाचन। गृहिणी में अब आपके सभी भागों का पाचन हो गया, बस एक भाग बचा है जिसे आप रफेज कहते हो। और रफेज का या फाइबर का पाचन नहीं होता, वो पाचन में सहायक है। जो ऐसे फल खाते हो ना तुम, जिसको काटते कच की आवाज आती है, उसमें होता है रफेज या फाइबर। खाओगे तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, कच की आवाज आती है। ठीक है, चलो।